नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री फूलचंद एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में हुई और बाद में ये ननिहाल में पढ़े। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही सन 1920 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन किया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आगे स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। 15 वर्ष की आयु से ही ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। बेनीपुरी की अनेक रचनाएं हैं। सबसे पहले रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, लाल तारा इनकी रेखा चित्र है। इसके बाद इनके संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, कहानी चिता के फूल, उपन्यास पतितों के देश में, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चले, नाटक आम्रपाली, सीता की माँ तथा राम राज्य इनके नाटक हैं। निबंध इन गेहूं और गुलाब इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। वंदे वाणी विनायको मसाल, जीवनी महाराणा प्रताप, जय प्रकाश नारायण, कार्ल मार्क्स, आलोचना विद्यापति पदावली, बिहारी सतसई की सुबोध टीका, संपादन तरुण भारती, कर्मवीर बालक, किसान मित्र, कैदी, योगी, नई धारा, चुन्नू मुन्नू, जनता और हिमालय इनके संपादन कार्य हैं। भाषागत विशेषताएं। बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। उनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सरलता, सुबोधता, संजीवता विद्यमान है। उनकी भाषा में भावानुकूल शब्द चयन किया गया है। बेनीपुरी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज तथा अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हुई है। बेनीपुरी की रचनाओं और लाक्षणिकता एवं अलंकारिक भाषा भी उपलब्ध होती है।
बेनीपुरी ने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए भाषा की व्यंजना को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। शैली के विविध रूप। आलोचनात्मक शैली। बेनीपुरी आलोचनात्मक शैली का प्रयोग बिहारी सतसई की टीका लिखने में तथा विद्यापति की पदावली की समीक्षा लिखने में किया है। यहाँ उन्होंने विवेचनात्मक पद्धति को ग्रहण करते हुए शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। वाक्य कुछ लंबे हो गए हैं जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस शैली में सर्वत्र प्रसाद गुण व्याप्त है। वर्णनात्मक शैली। बेनीपुरी ने इस शैली का प्रयोग कथा साहित्य के रूप में किया है तथा रेखा चित्रों में देखा जा सकता है। जीवनियां, संस्मरणों एवं यात्रा वर्णनों वृत्तांतों में भी वर्णनात्मक शैली का प्रयोग प्रमुखता से रहा है। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है तथा वाक्य छोटे हैं। यथा संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर संकलित हो गई है। भावात्मक शैली। ललित निबंधों में भाव देखा जा सकता है। इस शैली में भाव की अधिकता है, भाषा अलंकारिक है, उसमें हृदय स्पर्शी मार्मिक अभिव्यक्ति करने की क्षमता अत्यधिक है। उदाहरण आपके सामने है। मानव को मानव बनाना। गुलाब ने मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। प्राकृतिक शैली। बेनीपुरी ने प्रतीकों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में अपने ललित निबंधों में किया है। गेहूं और गुलाब नामक निबंध में इस शैली को देखा जा सकता है। नीव की ईंट नामक निबंध भी उन्होंने प्रतीकात्मक शैली में ही लिखा है। गेहूं को वे शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक मानते हैं, जबकि गुलाब मानसिक वृत्तियों एवं कलाओं एवं संस्कृति का प्रतीक है। गेहूं पर गुलाब की विजय चिर विजय अब नए मानव की यही नई आकांक्षा हो गई है। धन्यवाद।